अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर से खबर में नादिया मिर्ज़ा में खुशामदीद। नाज़रीन, दो तीन बड़ी अहम चीज़ें हैं। एक तो ये कि असद उमर साहब ने ना सिर्फ PTI को बल्कि सियासत को भी खैरबाद कह दिया और अपनी बुनियादी रुकनियाँ जो कि PTI की थी उससे भी वो मुस्ताफ़ी हो गए। कुछ वजूहत उन्होंने अपनी ट्वीट में मुख्तसरन जिक्र किया है कि जी इदारों से लड़ाई लड़ने वाली पार्टी की सियासत नहीं करनी थी। निगरान वज़ीर आला KP के वो इंतकाल फरमा गए हैं। आइन क्या कहता है, किस तरह से नए वज़ीर आला का इंतखाब होगा, ये इस पर आइन खामोश है। इसका तरीक़ेकार क्या होगा, इस पर सोचो बचार जारी है। फ़रज शहज़ादी और गोगी की जो एक करप्शन की लिस्ट आई थी, बड़ी डिटेल्स तहक़ीक़ाती रिपोर्ट आई थी, उन्होंने ख़ुद एक लीगल नोटिस भेज दिया है तहक़ीक़ाती इदारों को और उन्होंने कहा है कि जी ये जो रिपोर्ट है ये लीक कैसे हुई ये बताया जाए और उसके साथ साथ जो नून लीग है उसका वफ्द कराची पहुंचा है और वो कल MQM के वफ्द से भी मुलाकात करेगा। उस जो अलायंस है उसकी बुनियाद रखेगा जो कि पीपल्स पार्टी के खिलाफ इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने जा रहा है। बहुत सारी चीज़ें हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड का मसाइल हैं, दीगर कुछ इशूज़ हैं, पॉलिटिकल इशूज़ हैं, इमरान खान के केसेस वाले इशूज़ हैं, बहुत सारी चीज़ें जिस पर हम गुफ्तगू करेंगे। लेकिन उससे पहले राना सनाउल्लाह साहब लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से क्या कह रहे थे, छोटा सा जरा देखते हैं। क्या मुस्लिम लीग नून के खिलाफ हर मरतबा यही हालात होने चाहिए? हर मरतबा जो है वो मुस्लिम लीग नून को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलनी चाहिए? पाकिस्तान मुस्लिम लीग को झूठे मुकदमों में जो है वो पाबंदे सलासल ही रखा जाना चाहिए? और अगर अब ऐसा नहीं है तो कि ये जी अपना ये सहूलतकारी है, कौन सी सहूलतकारी है? एक एक सीट के ऊपर जो है वो हम अपनी कमज़ोरियों को, अपने ग्रीवेंसेस को जो है वो रिड्रेस कर रहे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला हम फिर और अपना फ्री इलेक्शन के नतीजे में जो है आवाम का मैंडेट जो है वो हासिल करेंगे और इंशाअल्लाह ताला कामयाब होके न सिर्फ पंजाब बल्कि वफाक में भी गवर्नमेंट बनाएंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि मुस्लिम लीग नून को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए, लेकिन क्या ही अच्छा हो कि जमातें ये कहें कि हमारी जमात को भी मिलनी चाहिए और तमाम जमातों को मिलनी चाहिए। या आप ये सोचें कि चूंकि हमें पहली दफ़ा नहीं मिली थी तो इस दफ़ा हमें सिर्फ हमें मिलनी चाहिए और दूसरे को नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि ये सोच होगी तो ये सोच हर 5 साल बाद होगी और मुल्क की इसमें कोई बेहतरी नहीं होगी। बहरहाल शेख रशीद साहब आज गुफ्तगू कर रहे थे, आज उनकी कोई केस की हियरिंग थी और असद उमर साहब ने सियासत को खैरबाद कह दिया है और उसकी वजह जो उन्होंने बताई है, उन्होंने कहा कि जी इदारों के साथ लड़ाई। शेख रशीद साहब क्या कह रहे थे, शॉर्ट क्लिप सुनते हैं। मेरी अदलिया के साथ साथ अदारों से भी कभी नहीं बिगड़ी, पता नहीं क्या हो गया, हमारे अदारों के साथ इतने अच्छे तल्लकात थे कि नजर लग गई कि ये 86 केसेस, अभी 20 में जमानत है, 60 जमानती मैं कहां से लाऊंगा ये अल्लाह को पता है। लेकिन मेरी दरख्वास्त जरूर है बड़े लोगों से कि जो लोग बेचारे बेगुनाह हैं, मैं हल्फ देने के लिए तैयार हूं। कई लोग अंदर बेगुनाह हैं, उनके पास जमानती भी नहीं है। कोई कौम जिंदा नहीं रह सकती अगर उसके अदारों के साथ अच्छे तल्लकात ना हो। शेख रशीद साहब ने एक दफ़ा फिर अपील की है कि बड़े लोग बेगुनाह हैं, उनके पास जमानती भी नहीं है, गरीब हैं, उनको छोड़ा जाए। और ये आम माफ़ी की बात उन्होंने पहले भी की थी कि मेरा अब ये मिशन है कि इन लोगों को आम माफ़ी के लिए मैं कोशिश करूँ। बहरहाल लेट्स सी व्हाट हैपन्स नेक्स्ट। बट मौलाना फजलुर रहमान साहब ने 2 दिन पहले एक गुफ्तगू की और जिस पर उन्होंने कुछ अच्छी बात भी की, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने PTI या इमरान खान के ऊपर, इमरान खान तो वैसे ही ना है ना, लेकिन PTI के ऊपर अगले आने वाले इलेक्शन में पाबंदी का एक इशारा भी दिया है। क्या कह रहे थे मौलाना साहब, ये भी सुनते हैं। ज़ाती तौर पर अगर मुझसे पूछे, मैंने तो बार बार कहा है कि मुझे तो इमरान खान का नाम लेते हुए या PTI का नाम लेते हुए भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो के हाथ बंधे हुए हैं, मेरे हाथ खुले हुए हैं, मज़ा नहीं आता लड़ाई में। तो अगर वो खुले फिर रहे होंगे तो हम फिर पब्लिक में उसको शिकस्त देंगे इंशाअल्लाह। ऐसा कोई मसला नहीं है हमारे लिए। लेकिन अब यह है कि कानून अपना कानून होता है। अगर कानून की गिरफ्त में हैं वो और उन्होंने कोई रियासत के खिलाफ ऐसे इक़दामात किए हैं तो फिर इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए तो मुमकिन है उन पर पाबंदी लग जाए, मुमकिन है कि उन पर पाबंदी लग जाए। ये चीज़ें और कुछ मज़ीद चीज़ें इस वक्त हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर एहतसास एहसन साहब, सीनियर पॉलिटिशियन हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक़ है, लॉ एक्सपर्ट हैं, फॉर्मर मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर। उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एहतसास एहसन साहब। अस्सलाम वालेकुम। एहतसास एहसन साहब, मुख्तसरन मैं चाहूँगी कि ज़रा आपसे इस पर पहले कॉमेंट ले लूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ज़रा जो फ़र्क होगी वाला जो केस है जिसमें पूरी एक डिटेल्स हैं कि किस तरह से उन्हें ट्रांसफ़र पोस्टिंग में वो पैसे लेती थी, उसमें डेफिनेटली उनके शरीक और भी लोग होंगे, लेकिन उसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत उन पर एक मुकदमा बनाया गया
और आपको पता है जो निजी सोसाइटी में मंजूर शुदा नक्शे की खिलाफ वर्जी पर इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी के करीबी जो दोस्त हैं, तो मैं इस केस के हवाले से भी आपकी राय जानना चाहूँगी कि इसके ताने बाने किस हद तक बुशरा बीबी से या इमरान खान साहब से मिलते हैं जाके, और जो गिरफ्तारी के हवाले से खबरें आ रही हैं कि जी इस केस को लेकर या इनकी इस करप्शन को लेकर बुशरा बीबी को भी गिरफ्तार किया जा सकता है। ये तो शहादतों पे और सबूत पे डिपेंड करता है ना। अभी तक तो मैंने देखा है कि ये सबूत और शहादतों के बगैर ही मुकदमात बना रहे हैं। मिसाल के तौर पे साइफर का केस मैं आप फिर कह रहा हूँ, आप सब नाजरीन के कह रहा हूँ, सिफर है, ये कोई केस ही नहीं बनता, क्योंकि वज़ीर आज़म ये कोई उसने न्यूक्लियर सीक्रेट तो नहीं दे दिए, कोई डिफेंस स्ट्रेटजी तो नहीं दे दी। उसने बताया क्या है, अगर बताया है वो भी उसके भी डिफेंसेस हैं कि उन्होंने दिखाया नहीं, और उसको भी नहीं दिखाया, काबीना को भी, और अप्रूवल लिया है उससे सिर्फ उसका मतन पढ़ के, पर कोई ज़रूरत नहीं इसकी। वज़ीर आज़म जो हल्फ लेता है अपना, उसके तहत उसको इख्तियार है कि वो जो दस्तावेज चाहे उसको अगर समझे कि ये ज़रूरी है अवाम को के इल्म में लाना, तो वो ला सकता है। और इससे ज़्यादा क्या ज़रूरी हो सकता है कि एक वज़ीर आज़म ये इतला दे अपने अवाम को कि एक सुपर ताकत है, वो कह रही है कि आप रजीम चेंज करो, और उसके कहने के, सुपर ताकत के कहने का कोई तरदीद नहीं है। हुकूमत तरदीद नहीं करती है, हुकूमत कहती है, हुकूमत ने तो उस पर एहतजाज किया है अमेरिका से। फिर इसी तरह तोशा खाना है, उसमें मैंने आपको अर्ज़ किया कि वो बुनियादी तौर पे वो डिपार्टमेंटल प्रैक्टिस है, देखनी पड़ेगी। और उसमें आपको ये भी ज़हन में रखना होगा कि मरियम बीबी ने एक BMW का गाड़ी भी ली है, जो गाड़ी ले ही नहीं सकते, और उसको बेचा भी है। तो वो अब ये इमरान खान की घड़ी उसमें बैलेंस हो जाती है, उसकी हो गई चीज़, फिर वो बेचे चाहे वो रखे, ये उसकी मर्जी है। ये बिल्कुल सही, उसकी ओनरशिप तो पास ऑन कर गई। सर आप जिस तरह से कह रहे हैं कि इन केसेस में कोई जान नहीं है या इनमें कोई वजन नहीं है, तो क्या आने वाले वक्तों में आप इमरान खान साहब को जेल से बाहर देख रहे हैं? कब तक देख रहे हैं? पाकिस्तान में कोई प्रेडिक्शन नहीं की जा सकती। आज का ज़मीन पे बैठा हुआ कल का तख्त पे बैठा होता है, और यूं बदलता है वक्त। 8 मई को आपको कोई अंदाज़ा था किसी को भी पाकिस्तान में कि इतना बड़ा मंसूबा बनेगा, इतनी बड़ी हरकत होगी और बहुत सी जगह होगी, और उससे शोधा के जो वारिस हैं, जो उनके ख़ानदान वाले हैं, पसमानदगान हैं, वो लोग उनको बड़ी तकलीफ़ होगी, और उसके साथ कोर कमांडर का घर भी जल जाएगा, MM आलम का जहाज़ भी जल जाएगा, और लोगों में इस सारे अमल के ख़िलाफ़ एक पूरी नफ़रत की लहर दौड़ेगी। और जो आज ऊपर कुर्सी पे बैठा है वो जेल में होगा, और जो लंदन में भागा हुआ है वो बादशाह सलामत की तरह उसकी वापसी हो रही है, कि जिस तरह किंग जॉर्ज V आ रहा है बड़े सगीर पे शिकार खेलने के लिए। तो ये पाकिस्तान में आप कुछ नहीं कह सकते, एक लम्हे की आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। लेकिन वो लोग जो कहते हैं, और हमें अक्सर महफिलों में, डिनर्स पे, लंचेस पे बताया जाता है कि जी जो प्रोजेक्ट इमरान है वो तो ख़त्म, एक्सपायर्ड, मतलब, और फिर कुछ लोग कहते हैं जी इमरान खान ख़त्म शुद। तो वाकई ये जो प्रोजेक्ट इमरान था, अगर मैं उसको प्रोजेक्ट इमरान कहूँ, तो वो ख़त्म शुद? देखें बीबी, कोई सियासी तौर पे एलिमिनेट नहीं होता। आपने शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी पे लटका दिया, उसको जान से मार दिया, पर उसकी पार्टी 3 मरतबा उसके बाद हुकूमत में आई, और एक बहुत फ़ाल पार्टी है आज तक। और सिंध में तो बहुत अरसा, ज़्यादा अरसा हुकूमत में आई, ज़्यादा मरतबा। नवाज शरीफ को आपने 3 दफ़ा निकाला, वो 3 दफ़ा वापस आया, और आके वो अब उसके सामने तकरीबन सरबसजूद है सारे। वो कहता है मैंने गवर्नर हाउस में मीटिंग करनी है, गवर्नर हाउस खोल रहा है उसके लिए।
वो कहता मैंने बागे ये मीनारे पाकिस्तान पे जलसा करना, वो मीनारे पाकिस्तान में उसके लिए बसात बिछाई जा रही। दूसरी जमातों को तो जलसा नहीं करने दे रहे, कम से कम एक जो हरीफ जमात है उनकी, उसको तो जलसा नहीं करने दे रहे। उसका तो बिल्कुल मैं सर इस पे बात करूं, लेवल प्लेइंग फील्ड पे बात करूंगी। पहले जरा आपने नवाज शरीफ साहब का जिक्र कर ही दिया है, तो क्या नवाज शरीफ साहब को आप चौथी दफा वजीर आजम बनता हुआ देख रहे हैं? पाकिस्तान में वो 7वीं मरतबा भी बन सकते हैं। पाकिस्तान में कुछ नहीं आप कह सकते फ्यूचर का, और पाकिस्तान में जो उनका हरीफ है वो भी 6 मरतबा बन सकता है। तो सर निगरां की आपने जो बात की, निगरां सेटअप की, तो अभी हमने देखा कि जो खैबर पख्तूनख्वा के जो निगरां चीफ मिनिस्टर उनकी डेथ हो गई। अब आईनी तौर पे एक बहरान की बात की, उनकी डेथ के साथ कैबिनेट डिसॉल्व हो गई। अब कौन लगाएगा निगरां वजीर आला और किस तरह से कैबिनेट बनेगी, इस पे थोड़ा सा अगर लीगली कमेंट कीजिएगा सर। इसके लिए आइन में कोई रास्ता नहीं बताया गया। आइन में आइन का ख्याल यही था कि अगर असम्बली बहाल होगी, असम्बली तहलील होगी कोई भी सूबाई या मरकज़ी, तो 90 दिन के अंदर इलेक्शन हो जाएंगे, नया वज़ीर आला आ जाएगा। वो उसके लिए आप हाजी सैफुल्ला की तरह के केस के मुताबिक एक इंटरिम किस्म के सेटअप को भी चला सकते थे। लेकिन यहाँ तो सवाल है कि अब इसको अपॉइंट करना है, वो किसने करना है? सबसे मौजूद शख्स तो अगर अपॉइंट किसी ने करना है, अपॉइंटमेंट, क्योंकि अपॉइंटमेंट के लिए कोई भी निगरान को मिड टर्म अपॉइंटमेंट के लिए कोई प्रोविजन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। अब ये है क्या सदर अपॉइंट कर देगा, क्या गवर्नर अपॉइंट कर देगा? अपॉइंट ही किस तरह करेगा, किस इख्तियार के तहत करेगा? कोई इख्तियार नहीं। ये तो हमें फंसाया है चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजा सुल्तान ने अपनी कोताहियों से की वजह से, और वो इसमें बिल्कुल मुजरिम है। मैं पहले भी बहुत मरतबा कह चुका हूँ, मैं फिर कहता हूँ, मुजरिम इस हवाले से कि उसका सिर्फ जिम्मेदारी नहीं थी इलेक्शन कराने, उसका फ़र्ज़ था। ये सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला दिया है कि इट वाज हिज ड्यूटी, नॉट जस्ट हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट वाज हिज ड्यूटी टू होल्ड इलेक्शंस। और होल्ड इलेक्शंस के लिए उसको इख्तियार क्या था? आर्टिकल 218 और 224 के तहत वो उसको ये इख्तियार था कि वो बल्कि उसके आइन कहता है कि तमाम इंतज़ामी इदारे और एग्जेक्टिव्स के तमाम अफसरान उस चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हुक्म के पाबंद होंगे ताबकते कि नई हुकूमत नहीं आ जाती, इलेक्टेड। इसने वो 90 दिन कराए ही नहीं, इसने आइन को के चिथड़े उड़ा दिए, और फिर कभी सदर बुलाता है तो नहीं जाता है। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा जाओ, तो तब भी इस चला तो गया, पर इस तरह टहल रहा था, एक जेब में एक हाथ डाल के, जिस तरह कोई चिड़ियाघर में टहल रहा हो, जानवरों को देख रहा हो। आई डोंट नो व्हाट सॉर्ट ऑफ अ जेंटलमैन ही इज, बिकॉज ही हैज रुइन्ड द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान। ठीक है सर, असद उमर साहब ने भी आज बुनियादी रुकनियत से भी इस्तीफ़ा दे दिया तहरीक इंसाफ की, और सियासत छोड़ने का भी ऐलान कर दिया। जो ट्वीट करते हैं वो कहते हैं कि किसी ऐसी सियासत का नहीं है जो इदारों से टकराओ। तो क्या पीपल्स पीटीआई की तारीख अब, या पीटीआई की जो सियासत है वो इदारों से टकराव की सियासत है? और ये जो छोड़ के इस तरह से जा रहे हैं, तो इलेक्शन अगर हो भी जाते हैं तो पीटीआई के पास बचेगा क्या? इस पर सर असद उमर साहब की इस पर ज़रा कॉमेंट करेंगे आप प्लीज़? नहीं, जो चले गए वो चले गए, वो पार्टीज़ को असर नहीं पड़ता, पार्टीज़ को इतना असर नहीं पड़ता जो छोड़ के जाता है। और ये 1970 में भी देखा गया, ये हर इलेक्शन से पहले तब्दीलियाँ वफादारी की होती रही। तो ये इससे पार्टी को कतन कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पार्टी जो जमात है ना, एक चीज़ मेरी याद रखें, ये इसका एक तिलिस्माती अकाउंट है, बैंक अकाउंट। लेट से 10 करोड़ वोट है किसी एक पार्टी के वोट बैंक में, 10 करोड़ वोट है उसके अकाउंट में, और उसमें
करोड़ या 2 करोड़ किसी को मंसूब है, 2 करोड़ किसी की वजह से, 1 करोड़ लेट से मेरी वजह से, 1 करोड़ किसी खुर्शीद शाह की वजह से, 2 करोड़ वहाँ यूसुफ रज़ा गिलानी की वजह से। पर अगर हम में से कोई चला जाता है, ये ऐसा तिलिस्माती अकाउंट है कि वो 2 करोड़ लेके या मैं अपना 1 करोड़ लेके नहीं अलहदा हो जाता, वो 10 करोड़ का 10 करोड़, उसको कोई इफेक्ट नहीं होता। ये बैंक अकाउंट तिलिस्माती है। सर आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन जब इलेक्शंस होंगे तो आपको कैंडिडेट्स रिक्वायर्ड होंगे, और अगर मुल्क पार्टी के लोग साथ ही छोड़ के चले गए और कैंडिडेट ही नहीं मिलेंगे तो फिर फजलुर रहमान साहब ने कहा हो सकता है पार्टी पर भी पाबंदी लग जाए। तो बगैर कैंडिडेट्स के किस तरह से इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेंगे? अब आपको मैं क्या समझाऊं, मैं तो फील्ड में इलेक्शंस बहुत से लड़ चुका हूं, हारा भी हूं, जीता भी हूं, और बुरी तरह भी हारा हूं, और बेहतरीन अंदाज से जीता भी हूँ। एक दफ़ा 2 हलकों से लड़ के और दोनों हलकों से जीता हूँ, और बड़े अच्छे अंदाज से। पर ये जो तिलिस्माती अकाउंट में आपको जिसका अर्ज कर रहा हूँ ना, वो बैंक अकाउंट उतने का उतना ही रहता है, सारे छोड़ जाए। अगर एक आदमी सिर्फ वो जेल में भी पड़ा हुआ बिलफर्ज, तो वो देखेगा, आप देखोगे कि कैंडिडेट उसकी तरफ जाने, इलेक्टेबल्स उसकी खुशनुदी लेने के लिए लाइन लगा के खड़े होंगे। ठीक है, हो सकता है ना हो उस वक्त तक दूसरी पार्टी, कोई हमारी पार्टी मिसाल के तौर पे इस तरह मैदान में उतरे कि एक मतलब मौजज़ा हो जाए, बड़ी बात है, हो सकता है पीपल्स पार्टी ये कर सकती है अभी भी। पर बुनियादी तौर पे जो रियासत की सोच है ना, रियासत के इदारों की, कि हम किसी को जेल में रख के और उसको पसपा कर सकते हैं, जितनी जंजीरें उसके पैरों में बांधोगे किसी के भी, उतना वो ताकतवर होगा और जंजीरें शिकन होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया एहतिसाज एहसन साहब आपके टाइम का, और गुफ्तगू कर रहे थे पीटीआई के हवाले से, लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से, इमरान खान पर केसेस जो हैं उसके हवाले से। मुख्तसर सा ब्रेक लेती हूँ, और ब्रेक से वापस आएंगे तो नून लीग का वफ़द कराची पहुंचा है। एमक्यूएम के साथ तो उनकी मुलाकात पहले ही लाहौर में भी हो चुकी है, और एक अलाइंस बनाने जा रहा है पीर पगारा जीडीए के साथ और एमक्यूएम के साथ। नून लीग होगी, जेयूआईएफ होगी, और ये अलाइंस होगा पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़। और मुकदमा ये है कि पीपल्स पार्टी ने सिंध में तबाही फेर दी है, लेकिन क्या ये अलाइंस कुछ अचीव कर पाएगा? और जो एमक्यूएम है, जो कि कराची की पार्टी अपने आप को कहती है या माजिर कार्ड इस्तेमाल करती है, वो इस अलाइंस से कुछ हासिल कर पाएगी? ब्रेक लेते हैं। जो कराची के अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईम साहब हमारे साथ होंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं, और इस वक्त अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज़ नईमुर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम हाफिज़ नईमुर रहमान साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अच्छा हाफिज़ साहब, मैं आप जिस कराची में बैठे हुए हैं, और कराची तो इससे बड़ी मेज़बानी कर रहा है। पहले तो नून लीग का वफ़द कराची आया हुआ है, बड़ी मुलाकातें आते हैं, और आज किसी की कोई सियासी शादी भी है वहाँ पर, किसी सियासी शख्सियत की बेटी की, उसमें भी हैं। चल क्या रहा है सियासत में, कराची की सियासत में, और ये जो बड़े बड़े अलाइंस बन रहे हैं, हाँ, आपको भी कोई दावत, कोई शेयर देने की बातें? असल में ये तो आनियाँ जानियाँ लगी हुई हैं काफ़ी अरसे से, और आपको पता है कि जब ये रिजीम चेंज हुआ था तब भी ये चक्कर लग रहे थे, और उस वक्त भी बड़े मुआहदे हुए थे कराची की डेवलपमेंट के, कराची के शहर को बहुत आगे बढ़ाने के। और ये तो अब 18-20 महीने तो गुजर गए उसको, तो सिवाय इसके कि गवर्नरशिप ले लो, 2 एडमिनिस्ट्रेटर पकड़ लो, अपनी पार्टी के लिए कुछ सीटों की सौदेबाजी कर लो, इसके अलावा कराची को क्या मिलता है इन सब चीज़ों से? और अब ये चैप्टर क्लोज़ हो रहे हैं, ये जितने भी मेहनत कर लें, मजदूरी कर लें, और जिस तरह से भी चाहे काम कर लें, अब कराची इस तरह इन लोगों की तरफ नहीं देखेगा। अब नून लीग और एमक्यूएम मिलकर कराची में क्या अलायंस बना सकते हैं? नून लीग का क्या लेना देना है कराची से, और एमक्यूएम को कौन पूछता है कराची में? आप मुझे बताएं ना कि जबरदस्ती किसी को मुसल्लत करने को वाकई कोई नहीं। ये बात आप बहैसियत जमात इस्लामी के अमीर कराची कह रहे हैं कि, या वैसे भी आपकी ये ऑब्जर्वेशन है कि एमक्यूएम को वाकई कोई नहीं पूछता कराची में, उसका वोट बैंक खत्म हो गया है? अगर एमक्यूएम को कोई पूछता होता तो बल्दियाती इंतखाब से एक रात पहले ये फरार नहीं हो जाते। लेकिन ना किसी उसूल पे थोड़ी उन्होंने बताया था कि जी हमारी बातें नहीं मानी गई और ये तमाम चीजें, लेकिन जो वो महाजिर कार्ड इस्तेमाल करती है, तो क्या उसको बाय नहीं कर रहे महाजिर कराची के? असल में मेरा नहीं ख्याल है कि ये चीज़ें अब चलेंगी। 35-40 साल से यही कार्ड इस्तेमाल हुए हैं। कल मैंने भी देखा बिलावल साहब ने ख़ास तौर पर ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया
कि नून लीग और महाजिर कौमी मूवमेंट का अलायंस हो गया। असल में जब भी इलेक्शन आता है ना, ये फ्रेंडली फायर शुरू हो जाते हैं और एक महाजिर बन जाता है, एक सिंधी बन जाता है। तो मेरे अब इस पूरे अमल से कराची की यूथ का कोई ताल्लुक नहीं है। कराची के 40-45 साल के लोग जो हैं उम्र के, उनका कोई ताल्लुक ही नहीं है। और जो उससे ज़्यादा के हैं वो इतने डसे हुए हैं इनके हाथों और इतने पिटे हुए हैं इन दोनों के हाथों कि वो कभी भी इस मसनूई लड़ाई के चक्कर में नहीं आएंगे। नून लीग कोई मैटर नहीं करती। नून लीग को 2-4 सीटों में पेरीफ्रीज में कहीं वो चाहेंगे कि कोई उनको दे दी जाएं, जिस तरह पहले होता रहा है। अदरवाइज उनका कोई ना इंटरेस्ट है। नून लीग का अगर कोई इंटरेस्ट कराची से होता तो कराची के लिए कुछ करते ना। आज 35-40 साल से इख्तिदार में है। एक देखें, पूरे मुल्क में मोटरवे बनाई नून लीग ने। कराची हैदराबाद की मोटरवे का हाल देखा है। हाफिज साहब माजरत के साथ जो ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट है कराची में, वो नून लीग के दौर का शुरू हुआ है और उसके अलावा आज तक मुकम्मल नहीं हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह आज तक मुकम्मल नहीं हुआ। अलग बात है ना। अब नहीं, वो अलग बात क्यों है? यही तो बात है। नहीं, अगर आप वकालत करें नून लीग की तो अच्छी बात है, लेकिन तो उन्होंने आप वकालत करें नून लीग की, लेकिन आप कराची में रहती हैं, मुझे बताइए नून लीग ने 40 साल में कराची को। हाफिज साहब सुन तो लें, वो जो क्रेडिट लेते हैं वो ये लेते हैं कि कराची को अमन का गहवारा बनाया। 2013 से पहले पीपल्स पार्टी के दौर में जिस तरह से टारगेट किलिंग और लाशें गिरती थी, ये सब वो नून लीग ने आके ऑपरेशन किया और उसके बाद कराची की रोशनियां वापस आई। तो आप ये क्रेडिट तो उनसे नहीं छीन सकते। नून लीग ने कौन सा ऑपरेशन किया? ऑपरेशन अगर नहीं हो रहा था तो रेंजर्स की वजह से नहीं हो रहा था, और अगर हुआ तो रेंजर्स की वजह से हुआ। जब फैसला हो जाता है तो ऑपरेशन भी हो जाता है। पार्टियां खामखाई में बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बनती हैं, इसलिए इनका कोई लेना देना नहीं है। कराची से कोई लेना देना होता तो ये कराची में कुछ करते, कुछ बैठते, कुछ अपनी तंजीम बनाते। इन्होंने कब कराची को लिफ्ट कराई है? और अभी भी ये ठेके पे एमक्यूएम को ही दे रहे हैं ना। अच्छा, अब ये माजी थोड़ी है कि जिसमें ठेके पे देते थे और काम चल जाता था। अब तो अब इस एमक्यूएम से क्या मिलेगा? इसलिए मैं तो नहीं समझता कि ये कोई ऐसी चीज है कि जिसके नतीजे में ये कोई ये अलायंस या कोई इस तरह का आगे बढ़ खिलाफ जो अलायंस बन रहा है हाफिज साहब, कराची से हट के भी पूरे सिंध में पीपल्स पार्टी के खिलाफ एक अलायंस बन रहा है, जिसमें जीडीए भी होगी, जेयूआईएफ भी होगी, नून लीग भी होगी, एमक्यूएम भी होगी। आपको लगता है कि ये पीपल्स पार्टी के लिए कोई खतरा साबित हो सकता है? देखिए, पीपल्स पार्टी ने जो कुछ करप्शन और लूट मार की है वो एमक्यूएम के साथ मिलकर की है। 1988 से लेकर आज तक की आप ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए, और इस पूरे जुर्म में एमक्यूएम बराबर की शरीक रही है। मैंडेट कराची से मिले और वडेरों के कुर्बान गाह पे जाके कुर्बान कर दो। आप मुझे बताइए, कराची की वो आबादियां, उनके हालात देख लीजिए। औरंगी टाउन है, कोरंगी है, शाह फैसल है, लियाकताबाद है, नाज़माबाद है, नॉर्थ नाज़माबाद है, नई कराची है, और कौन कौन सी है, ये आपका पूरा सोल्जर बाजार, ये सब इन जगहों से एमक्यूएम वोट लेती थी। यहाँ के हालात नहीं बदलते थे। इनके होटल मलेशिया में खुल गए, इनकी जो है वो दुकानें बन गई अमेरिका में, ये लंदन में ताकतवर हो गए, ये दुबई में शोरूम बना गए। इनमें से जितने लोग इस वक्त मौजूद हैं, अक्सरियत ने माल बनाया है और अक्सरियत ने जो है वो लूट के खाया है, और जो अवाम है वो पीछे की तरफ चले गए। हमारे मुल्क के दूसरे शहर डेवलप किया उन्होंने, और अच्छी बात है। लाहौर, अगर मुल्तान और पिंडी और आप ये कह रहे हैं कि जो अलायंस बनने जा रहा है ये पीपल्स पार्टी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता? भाई, पीपल्स पार्टी को नुकसान कभी ये नहीं पहुंचा सकते, हमेशा फायदा पहुंचाने वाले लोग हैं ये तो वक्ती तौर पर एक चीज सामने आती है। ये सब एक हैं और ये सब मिले हुए हैं, और ये खास किस्म की सियासत करते हैं जो कि अब पिट गई है, वो नहीं चलेगी। अगर पीपल्स पार्टी को कोई चीज डैमेज कर सकती है तो वो आर्मी चीफ साहब ने जो फरमाया था कि हम सिस्टम पे हाथ डालेंगे, तो हम तो इंतजार कर रहे हैं कि आर्मी चीफ साहब ने जो सिस्टम पे हाथ डालने की बात की थी वो हाथ डाल रहा है कि नहीं डाल रहा। सिस्टम पे हाथ डलेगा हुकूमत के आते जी, सिस्टम पे हाथ डलेगा तो बड़ा शोर था कि सिस्टम के खिलाफ ऑपरेशन होगा। क्या हुआ उसका? हाँ, तो कुछ नहीं हुआ ना। वो तो अभी तो पीपल्स पार्टी की एक्सटेंशन ही चल रही है। सिस्टम पे हाथ डलेगा तो पीपल्स पार्टी खुद ब खुद, क्योंकि जड़ें आवाम में नहीं है, अब तो सिस्टम पे निसार है, अरबों खरबों रुपए खाए हुए हैं। इसलिए ये जो अलायंस है ये सब एक है। मुकाबला सिर्फ जमात इस्लामी से, ये मैं आपको बता दूं, कराची में मुकाबला सिर्फ जमात इस्लामी से है और हम तैयार हैं। जमात इस्लामी किसी के साथ इत्तेहाद करेगी या सोलो फ्लाइट लेगी इलेक्शन में? जमात इस्लामी अपने निशान पर लड़ेगी और एडजस्टमेंट का हमने एक ऑप्शन रखा हुआ है, लेकिन वो ऐसी एडजस्टमेंट जो वोटर को कंफ्यूज कर दे, हम वो भी नहीं करेंगे। हम पूरे अपने क्लियर मैसेज के साथ जाएंगे कि जो वोट भी पड़ेगा या तो पीपल्स पार्टी को पड़ेगा या जमात इस्लामी को पड़ेगा, उसके अलावा जो वोट भी पड़ेगा वो पीपल्स पार्टी की झोली में जाएगा। इवन ये कि पीटीआई की जो लीडरशिप है, जो अवेलेबल लीडरशिप है, उसका भी कुछ नहीं पता कि वो कल को कहां चली जाए। अभी भी देखे ना, बल्दिया में वोट पीटीआई का भी वहीं जाके पड़ गया। तो वो सारे लोग जो पीटीआई के भी सपोर्टर हैं, उनके पास भी ऑप्शन कोई नहीं है कराची में या हैदराबाद में, कराची के जो हालात हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड,
आज पीटीआई ने जलसा किया, फिर पीटीआई ने अपना जलसा पोस्टपोन कर दिया कि उसको इजाज़त नहीं मिली। तमाम जमातें, एमक्यूएम हो गई, पीपी हो गई, दीगर जमातें हो गई, जमात इस्लामी का मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, तमाम शोर कर रही हैं माँ सिवाय नून लीग के लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। क्या हालात है, मिल रही है वहाँ पर, आपको मिल रही भी है? देखिए, एमक्यूएम को मोर देन लेवल प्लेइंग फील्ड के एमक्यूएम को तो बना के दिया जा रहा है, गुब्बारा फुलाया जा रहा है, वो फूल नहीं रहा। मैं बार बार कहता हूँ कि गुब्बारे में इतने सुराख हैं कि फेफड़े फट जाएंगे, ये गुब्बारा नहीं फूलेगा। बात यह है कि उनको तो कर रहे हैं, नून लीग को तो बादशाह सलामत बनाकर लाए हैं, एक पीटीआई के लीडरशिप को अंदर किया हुआ है, उनको जलसे की इजाजत नहीं मिल रही है। पीपल्स पार्टी खुला खेल रही है इस वक्त भी, अभी भी उनका सिस्टम काम कर रहा है, अभी भी जमीनों पे कब्जे हैं, अभी भी अस्पतालों की करप्शन हो रही है। और मौजूदा वजीर आला साहब जो खुद बहुत अच्छे आदमी हैं, इन्होंने हर वो काम किया जिससे पीपल्स पार्टी को सपोर्ट मिले। यूनुस डागा की वजारत खत्म कर दी। डॉक्टर साद खालिद न्याज कह रहे हैं कि ये टेंडर ठीक नहीं है, 4 अरब रुपए तुम इमरजेंसी में लगाओ, ये रोबोटिक सर्जरी की हमें जरूरत नहीं है, इसके कंज्यूमेबल हम नहीं पे कर सकती ये कौम। लेकिन वो कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी ने चूंकि मंजूर किया था, आप टेंडर मंजूर करें। तो इस वक्त तो पीपल्स पार्टी को कोई लेवल प्लेइंग फील्ड का मसला नहीं, इल्ला ये कि सिस्टम पर वाकयातन आर्मी चीफ के कहने के मुताबिक अमल दरामद हो और वाकई करप्ट लोग पकड़े जाएं जिन्होंने अरबों खरबों खाए हैं। जब वो पकड़े जाएंगे तो सिंध के वडेरे भी इधर उधर हो जाएंगे। एक आखिरी सवाल जाते जाते, जो पीटीआई के साथ आपने बल्दियाती इंतखाबात में अलायंस किया था, क्या ये कोई मुमकिनात में से है कि एक दफा फिर आप लोग पीटीआई की तरफ देखें, क्योंकि आप लोग के इत्तेहाद माजी में भी रहे? देखें, इलेक्शन में तो हम जाएंगे अपने निशान पर, पीटीआई अपने निशान पर जाएगी, सारी पार्टियां अपने अपने उस पर लड़ेंगी। इलेक्शन के बाद जाहिर है कि जो चीज हमें महसूस होती है लाइक माइंडेड कोई चीज, तो वो यही होती है। लेकिन अभी कोई भी बात कहना कबल वक्त है। इस वक्त तो हम कंफ्यूज नहीं करने चाहते अपने वोटर को, अपने सपोर्टर को। और कराची वाले खास तरीके से सोचते हैं। मुल्क में इलेक्टेबल की सियासत होती है, जागीरदारों की, वडेरों की। कराची में लोग एक अलग तरीके से सोचते हैं। और कराची ने उन हालात में जब पूरा मुल्क एक तरफ बह रहा था, तो बल्दियाती इंतखाब में जमात इस्लामी को सपोर्ट किया था। मेरा ख्याल ये सपोर्ट हमारी इंटैक्ट है, इसलिए कि हम यूथ से इंटैक्ट हैं, यूथ हमारे साथ खड़ी है अल्हम्दुलिल्लाह कराची के। तो इसलिए हम इंशाल्लाह। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ठीक है, बहुत शुक्रिया हाफिज नईम साहब। और ब्रेक से वापस आएंगे तो बैरिस्टर एहसान और उसके साथ साथ शोएब शाहीन साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। फरज शहजादी, जिनके ऊपर एक लंबी फराग होगी, एक लंबी करप्शन की लिस्ट, और उन्होंने एक लीगल नोटिस भेज दिया है कि जी ये जो भी रिपोर्ट थी, तो उन्होंने कहा है कि तमाम चीज़ें जो हैं वो डिक्लेयर्ड हैं एसेट्स में, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि ये लीक कैसे हुई है, इसका जवाब दिया जाए। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं हमारे साथ। जी नज़ीर, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और मामला कुछ यूँ है कि पिछले 2 दिन से हम ये सुन रहे हैं कि जी जो फरज शहजादी हैं, जो कि करीबी साथी, करीबी दोस्त, उनको बताया जाता है इमरान खान साहब की अहलिया बुशरा बीबी की, और उनके ऊपर करप्शन की एक तवील फहरिस्त। अब जो करप्शन के हवाले से जो डिटेल्स आई कि 4520 मिलियन की करप्शन, और ट्रांसफ़र पोस्टिंग के पैसे, कोई काम बगैर पैसों के नहीं हुआ, किस तरह से जायदादें बनाई, किस तरह अपने बैंक बैलेंसेस में इजाफा किया, और उसके बाद मुल्क से फरार हो गई। अब खबर यही आ रही थी कि जी इंटरपोल से रब्ता किया। आज उन्होंने फरज शहजादी ने चेयरमैन नैब, DGFI और एंटी करप्शन को लीगल नोटिस भिजवाया। उस नोटिस में उन्होंने ये सवाल उठाया है कि जो दस्तावेजात हैं वो अता तारड़ साहब, जो कि नून लीग के रहनुमा हैं, उन तक कैसे पहुंची। उन्होंने कहा कि तमाम इल्जाम झूठ का पलंदा है, तमाम जायदादें रिटर्न्स में डिक्लेयर हैं। बहरहाल कारोबारी खानदान से ताल्लुक़ रखती हूँ, सियासी मामला से कोई ताल्लुक़ नहीं है। इस पर भी बड़े सवालात हैं कि ठीक है करप्शन की होगी, हमें तो नहीं पता, लेकिन क्या वाकई ये साबित हो चुका है कि करप्शन के ताने बाने जो हैं वो बुशरा बीबी से या इमरान खान साहब उस वक्त वज़ीर आज़म थे उनसे भी मिलते हैं? प्लस एक करप्शन की है तो इंडिविजुअल बेसिस पे तो नहीं की है, जिनके साथ मिलकर करप्शन की है वो लोग कहाँ हैं, और जिन्होंने करोड़ों रुपए देके अपनी ट्रांसफ़र या पोस्टिंग्स कराई हैं, क्या वो आज भी अपनी पोस्ट पर कायम हैं? अगर हैं तो क्यों हैं? उनके नाम कहाँ हैं? वो मंजर आम पर क्यों नहीं आते बतौर गवाह? खैर, हमारे मुल्क में क्या होता है, हमारे मुल्क में ये होता है कि हमें याद है 16 अरब की करप्शन के केसेस थे, मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस थे। वो शहबाज शरीफ साहब पे, उनके साहबजादों पे, हमजा शहबाज पे, सलमान शहबाज पे, और एन उस दिन जिस दिन शहबाज शरीफ साहब ने हलफ उठाया वजीर आजम का, उस दिन उन पे फर्द जुर्म आयद हो रही थी। और चूंकि अब हवाओं के रुख तब्दील हो चुके थे तो तमाम केसेस भी बोगस करार दे दिए गए। तो ये मामला
किस तरह से आगे चलेगा, इस पर ज़रा बात करते हैं, कुछ दीगर चीज़ों पर भी। मोहम्मद शाहीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, स्पोक्स पर्सन है, मेंबर कोर कमेटी PTI, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, एंड हाफिज़ एहसान अहमद साहब हैं, लॉ एक्सपर्ट है, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। अच्छा शुएब शाहीन साहब को एक ज़रा आपसे शुरू करती हूँ, ये जो केसेस हैं बुशरा बीबी की जो दोस्त हैं, फरह गोगी वैसे कहते हैं, मेरा ख्याल है वो फरहत शहजादी उनका नाम है, अब उन्होंने एक लीगल नोटिस भिजवा दिया। पहले तो मुझे बताएं कि जो करप्शन की तवील फहरिस्त है ये वो कह रही है कि अता तारड़ साहब के पास कैसे आई, तो ये कौन कौन से इदारे इसकी तहकीकात कर रहे थे और वो इदारों की रिपोर्ट किस तरह से लीक हो गई? जी बिल्कुल, उनकी बात बड़ी रीजनेबल और वैलिड एंड जस्टिफाइड है। बात यह है कि अता तारड़ के पास इन रिपोर्ट्स का आना, खुफिया रिपोर्ट्स का और उसका प्रेस कॉन्फ्रेंस करना इस बात की गमाजी करता है कि उनको विक्टिमाइज किया जा रहा है। और दूसरी बात मुझे बताएं, मीडिया ट्रायल हो रहा है उस बीबी का, अगर किसी के पास एविडेंस है तो आप कोर्ट में लेकर जाएं, उसके लिए किसी को क्या ममानियत है। और 16 महीने तो अता तारड़ वगैरह की इनकी हुकूमत थी, ये डिग आउट करते और जिसके खिलाफ जो एविडेंस होती है उसको कोर्ट में पेश करते, प्रोसीड करते हैं निकाल से लॉ। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सजा देना चाहते हैं या सजा दिलाना चाहते हैं। फिर सबसे बढ़कर ये कि वो जो पापड़ वाले और मकसूद चपरासी और सारे वो जो इनके अकाउंट्स में पैसे आए थे वो उन सब लोगों के नाम से, वो तो बरी जिम्मा होके बैठ गए हैं। जिस बंदे का 1 रुपए का कोई कनेक्शन साबित नहीं होता, ना बैंक ट्रांजैक्शन के जरिए ना अदरवाइज, उसको कहते हैं कि जी नहीं ये इमरान खान और बुशरा बीबी मुल्जिम है। फिर बात यह है कि नवाज शरीफ अपने बेटों का तो जिम्मेदार नहीं है, लेकिन इमरान खान किसी भी एक थर्ड पार्टी का वो जिम्मेदार हो गया कि नहीं जनाब, उसकी की जाने वाली सारी करप्शन के जिम्मेदार इमरान खान हो गया। क्या ऐसे एविडेंसेस भी हैं? एक बात सिर्फ, इस तमाम शेफ शाहीन साहब जी 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 एक बात सिर्फ करके देखें, जिन लोगों ने बकौल इदारों के या बकौल अता तारड़ के पैसे दे के पोस्टिंग ली है, ये इल्जाम है ना मेन, वो जो पोस्टिंग लेने वाले लोग हैं इस मुल्क में रहने वाले हैं, इस मुल्क की ब्यूरोक्रेसी के लोग हैं, उन लोगों को सबसे पहले पकड़ के जेल में बंद कर दें और उसके खिलाफ प्रोसीड करें और चार्जशीट करें और शोकॉज नोटिस देकर नौकरी से निकाल दें। तो उसके बाद हम कहेंगे कि चलें जी 1/3 चांस हो गया है कि अब आपने कोई नहीं उसके बारे में किसी ने कहा कि उन्होंने इसी बुनियाद पर ये चीजें बताई हैं कि उनके मामलात को सीक्रेट ही रखा जाएगा, सीक्रेसी कायम की जाएगी, ना उनके नाम मंजर आम पर आएंगे, ना उनको अदालतों में घसीटा जाएगा, ना उनके ऊपर केसेस बनेंगे। नादिया, ऐसा कभी हो सकता है कि एक जो मेन एक्यूज हैं, जो पब्लिक ऑफिस होल्डर्स हैं, वो तो पब्लिक ऑफिस होल्डर भी नहीं है, वो रिश्वत दे के जाकर पोस्टिंग लें और रिश्वत जाकर लें, जो करोड़ रुपया या 50 लाख या 10 लाख रुपया दे के कोई रिश्वत दे के नौकरी लेगा तो वो फिर घर बैठा रहेगा, वो रिश्वत नहीं लेगा आगे, उसका तो ना नाम आएगा ना उसकी बिल्कुल ठीक है। और फिर दूसरी बात सब छोड़ देना जी, इल्जाम कहां से आ गया? रिश्वत हमें तो हम बीइंग अ मुस्लिम वी डू बिलीव, और हमें ये बताया गया है कि रिश्वत से पैसे लिए और किससे लिए, रिश्वत लेने वाला और रिश्वत देने वाला, इसका मतलब है कि इमरान खान के खिलाफ और तो कुछ नहीं निकाल सके, फराह गोगी निकाल के ले आए। बिल्कुल मैं निकाल लाए हो तो उसको नेक्सस साबित करो ना। अच्छा चलें, मैं जरा हाफिज एहसान साहब से ये पूछ लूं, मैं वापस आऊंगी, बदकिस्मतियों की लिस्ट आपसे पूछूंगी, लेकिन बात है कि रिश्वत लेने वाला और रिश्वत देने वाला दोनों जहन्नुमी है। हम सिर्फ लेने वाले की बात कर रहे हैं, देने वाले को हम शेल्टर कर रहे हैं। अच्छा अब एक चीज मुझे ये बताएं हाफिज एहसान साहब कि इसके ताने बाने जो है वो इसके कोई कनेक्शन साबित हुए हैं, लिंक साबित हुए हैं कि इसमें इमरान खान साहब भी इन्वॉल्व थे या उनके कंसेंसस से ही होता था, उनका भी शेयर जाता था, वो भी कमीशन लेते थे, उनकी कोई जायदादें, उनके कोई बैंक बैलेंस बढ़े हैं, असासे बढ़े हैं, या बुशरा बीबी के? नादिया, बुनियादी तौर पे तो ये इन्वेस्टिगेट करना नैब का काम है कि नैब इन सारी चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करे। अगर नैब ने नोटिस इशू किए हैं तो इनको चाहिए कि वहाँ पे जाके जवाब दें और उनको जस्टिफाई करें। लेकिन जो दो बातें आप दोनों ने पहले कही हैं, मैं उसके साथ ज़्यादा हूँ कि अगर किसी शख्स ने पैसे दिए हैं और पैसे दे के पंजाब के अंदर पोस्टिंग्स ली हैं तो उन सारों को डिग आउट करना चाहिए और उन्हें एग्जाम्पलरी पनिशमेंट देनी चाहिए ताकि आइंदा कोई पाकिस्तान के अंदर पैसा दे के पोस्टिंग लगाने की जरूरत न करे। ठीक है।
दूसरी चीज़ ये है कि अगर किसी ने स्पीड मनी लेके अपने काम करवाए हैं और आपको उस चीज़ का पता है, तो नैब को उन सबको बुलाना चाहिए और सबको इसके साथ एक्यूज़ करना चाहिए और सबको प्रोसिक्यूट करना चाहिए, ताकि आइंदा जो गवर्नमेंट आए उनके लोगों को भी एक एग्जाम्पल ये जाए कि अगर हम इस तरह को काम करेंगे तो हम धर लिए जाएंगे। अब तीसरी चीज़ जो है वो एक है जिसकी तरफ आपने इशारा किया, वो ये है कि अगर जो एक्नॉलेजमेंट ऑफ ट्रस्ट डीड है या एक्नॉलेजमेंट ऑफ डोनेशन है, अगर इन खातून का वहाँ पे नाम ना होता जो एक प्रॉपर्टी टाइकॉन की तरफ से दी गई थी, तकरीबन 240 कनाल, चूँकि उसका मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी चला गया है, और मैं ये समझता हूँ कि अब नैब से ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर ज़्यादा कंसर्न्स है कि 190 मिलियन पाउंड्स जो है जिसकी बात की जाती है कि वो किस तरह बाहर गए, वो किन अलॉटीज़ के पैसे थे जो बैरियर टाउन के थे, कि किस तरह उनसे पैसे लिए गए, किस तरह उनके जो साइट प्लान्स थे वो चेंज किए गए, किस तरह वो जो पैसे तो सुप्रीम कोर्ट के बैंक में आए नहीं नहीं नहीं, असल पैसे वो थे कि जो उन लोगों ने जिन्होंने ज़मीनें वहाँ से ख़रीदी और ख़रीद के उन्होंने पैसे उस ओनर को दे दिए जो प्रॉपर्टी वाला था। उसने क्या किया, उसने जो पैसे दिए, जब पैसे दिए तो उसके बाद एक अगली चेन ये आ गई कि वो पैसे बाहर गए हैं, और जब बाहर गए हैं तो वहाँ पे एक नेशनल क्राइम एजेंसी जो है उसका एक रोल आया, और उस रोल के अंदर भी इंटरेस्टिंग ये है कि जिन साहब जो जिनका ये कैबिनेट के अंदर बैठे थे वो उसी शख्स के प्रॉपर्टी टाइकॉन के किसी तरह लीगल एसोसिएट्स भी इस काम के अंदर रहे थे। तो वो जो सारी चीजें थी, अगर नहीं वो अब कोर्ट सुप्रीम कोर्ट करेगी ना जी, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब वो गया है अब वहां पे जाएगा कि 190 मिलियन का वो जो अकाउंट था वो स्टेट बैंक की लायबिलिटी का अकाउंट किस तरह ये शो किया गया कि ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का अकाउंट है, कि इसके अंदर आप जो है इन पैसों को वापस भिजवाएं, क्योंकि वो तो पैसे वो थे कि जो आपने वो जो 460 अरब था उसके अंदर आना था। तो ये सारी चीज़ें जो है मेरा 21 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने रखा है और ये सारी चीज़ों को उन्होंने देखना है और उस चीज़ को करेंगे। लेकिन बुनियादी चीज़ जिसकी तरफ मैं इशारा करना चाहूँगा कि हर गवर्नमेंट के अंदर इस तरह के लोग आते हैं, इस तरह की चीज़ें एक्सरसाइज होती हैं, लेकिन जब गवर्नमेंट हो रही होती है उस वक्त इन चीज़ों को कोई फॉलोअप नहीं करता। जब गवर्नमेंट चली जाती है तो वो चीज़ें गलत टाइमिंग की वजह से आप सारे पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के तरफ 11 साल जेल भुगती, कहते हैं साबित कुछ भी नहीं हुआ। फरियाल तालपुर साहिबा को रखा, नवाज शरीफ साहब को रखा, शहबाज शरीफ साहब को, जस्ट नेम ख्वाजा ख्वाजा साद रफीक हो गए, ख्वाजा आसिफ हो गए, एहसन इकबाल हो गए, शायद खाका। रिकवरी हुई है किसी से हमारे मुल्क में? मैं अब आपको बताता हूं ना, उसकी एक बुनियादी वजह है, इसकी एक बुनियादी वजह है, वो ये है कि हमने पाकिस्तान के अंदर 97 तक कोई एहतसाब का लॉ हमने बनाया ही नहीं है, यानी कि फ्री फॉर ऑल रखा, और सिर्फ एंटी करप्शन एजेंसी एक था। 97 का जब लॉ आया, एहतसाब ऑर्डिनेंस आया जिसको हम सैफ रहमान के जानते हैं, तो 2 साल के अंदर जितने भी वो केसेस बने पीपल्स पार्टी के ऊपर बने, और अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब वो ऑडियो लीक्स गई तो उनके ऊपर बीबी की जो कन्विक्शन थी शहीद की वो सेटिसाइड हुई, फिर दोबारा हुआ। फिर जब जनरल मुशर्रफ का आया 99 का आया तो उसके अंदर आपने ये देखा कि उसकी कंटेंट उस लॉ की ठीक थी, लेकिन जब उसका यूजेज शुरू हुआ तो वो आपका पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की तरफ चलना शुरू हुआ। और अगली जो चीज आई कि आपने फिर नैब के चेयरमैन वो लगाए कि जो आप जिनको समझते थे कि वो उसको कभी दुनिया के किसी मुल्क में हुआ है कि नैब का चेयरमैन जो है वो दोनों पार्टीज कंसल्ट करके लगाए, और फिर आप एक्सपेक्ट करें कि जी इस मुल्क के अंदर अकाउंटेबिलिटी जो है वो ठीक हो। नज़ीर मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में एक दफा फिर आपको खुशामदीद। अच्छा शुएब शाहीन साहब, एक चीज़ और जिससे जब भी मैं पूछ रही थी कि केसेस किस सियासी लीडर पे नहीं है, लेकिन जब जो है वो ब्लू आइट बन जाते हैं तो फिर वो सारे केसेस माफ़ हो जाते हैं। जिस तरह से मैंने एग्जांपल दी थी कि शहबाज शरीफ साहब ने जिस दिन हलफ उठाया था उस दिन उनके ऊपर 16 अरब रुपए मनी लॉन्ड्रिंग के फर्द जुर्म आयद होनी थी, लेकिन उसके बाद सारे गुनाह उनके माफ़ हो गए। इसी तरह से आपको याद होगा कि पाकिस्तान की जो सियासी तारीख के मशहूर बयान हल्फी जिसमें उदैपिया पेपर मिल केस था, जिसमें 25 अप्रैल 2000 में खुद इसहाक डार साहब जो आज इनके फ्रंट मैन कह लीजिए, उनके वजीर खजाना कह लीजिए, इलेक्शन सेल के भी वो उनके हेड हैं, उन्होंने खुद एक वादा माफ गवाह बन के उसके बाद उन्होंने एक बयान हल्फी जमा कराया था कि ये सही आबाद में से मुकर गए थे। तो माय पॉइंट इज कि इन केसेस की क्या फिर अहमियत होती है या सिर्फ पोलिटिसाइज उनको किया जाता है, और क्या ये जो तमाम पैसा या करप्शन इसके कहीं, मैं सिर्फ ये जानना चाह रही हूँ कि कोई जायदादें, कोई बैंक बैलेंस, कोई असासे इमरान खान साहब के भी बड़े हैं क्योंकि वो थे ना पब्लिक ऑफिस होल्डर। तो एक्चुअली मैं समझता हूँ कि आज तक ये 1.5 साल में किए जाने वाले तमाम टॉक शोज का निचोड़ ये है कि आपने आज सबसे अहम तरीन सवाल उठा दिया। वो ये है कि इमरान खान के अकाउंट में पैसे फालतू आ गए तो बता दें,
इमरान खान की प्रॉपर्टी बढ़ी, बता दें। दुबई में, लंदन में, पाकिस्तान में, किसी जगह ऑफशोर, पनामा लीक्स, किसी जगह उसकी प्रॉपर्टी है तो बता दें। ये है वो तरीका वारदात और तरीका कार जिसके जरिए आप किसी बंदे को पकड़ सकते हो। बदकिस्मती से जिनकी बिलियंस ऑफ प्रॉपर्टीज, जैसे पनामा लीक्स में हेवनफील्ड अपार्टमेंट आ गया, आज भी वो कहते हैं कि जी ये तो हमारा है ही नहीं। भाई हुसैन नवाज कहता है अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे हैं, 30 साल से आपका खानदान वहां रह रहा है। मरियम नवाज को कहा गया कि जनाब आप साबित करें कि ये हमारा है, कैसे है। बात ये है कि अच्छा, जो शहबाज शरीफ और उसके बेटे और सलमान और हमजा के अकाउंट्स में पैसे आए हैं और जो चपरासियों के जरिए यहाँ से पैसे गए और बाद से टीटी के जरिए आए हैं, उस जज साहब ने हवाओं के रुख तब्दील होते ही उसको बरी किया और उस जज को महीने बाद शहबाज शरीफ ने कमिश्नर इंफॉर्मेशन में लगा दिया। ये है वो नेक्सस करप्ट लोगों का। वो वहां आप कराची में भी देखो, पापड़ वाले पता नहीं कितने कितने जिनके अकाउंट में पैसे आए हुए। ये एक ही टेस्ट है कि अकाउंट चेक करो, प्रॉपर्टीज चेक कर लो। किसी के अकाउंट और प्रॉपर्टी अगर नहीं बढ़ी तो मीनिंग देयर बाय ही इज एन ऑनेस्ट पर्सन। और अगर इनके पास कोई एविडेंस होती ना तो ना ये फरागोगी लाते, ना ये तोशाखाना लाते, ना ये साइफर का ड्रामा रचाते, ना 200 के करीब मुकदमात बनाते। ये वो मुकदमा प्रॉपरली वो लेकर आते। एक भी केस में इनके पास एविडेंस नहीं है। आज आपने जबरदस्त इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया। वो ये सारे करप्ट लोग मिलके, वो इदारों के लोग भी, उनकी फाइलें जिनकी हैं जो करप्शन में मुलव्वस, उनको दिखा के अपनी मर्जी से उनको अपने साथ चलाते हैं। और चूंकि इमरान खान की कोई कमजोरी नहीं है, इमरान खान चूंकि करप्ट नहीं है, इसलिए उनको ये चेंज नहीं कर सकते। तो इसलिए वो करप्ट फेवरेट्स और आंख का तारा ठीक है। मैं काफी मैं जरा नाचते हैं और इशारों पे नाचने के साथ साथ उनके सारे उनके लिए काम करते हैं। ये है वो नेक्सस करप्ट लोगों का। बात ये है, बिल्कुल ठीक है। अगर आप आज तक ये कहा जा रहा है कि जनाब हेवनफील्ड अपार्टमेंट तो बेटों का है, उनके नाम है, ये क्यों जिम्मेदार हो? चलिए वो अटके मैं एक सेकंड शेख शाहीन साहब एक सेकंड। तो इमरान खान ठीक है ना शेख शाहीन साहब, एक सेकंड, टाइम कम है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुझे हाफिज एहसान साहब से एक बात पूछनी है। हाफिज एहसान साहब आप मुझे बताएं कि ये और जो ऑनेस्ट आदमी है उसको आपने मुल्जिम और मुजरिम बना दिया। एक सेकंड, टाइम कम है। अब जो मामला है वो इत्तलात आज कुछ चैनल में चली कि सिस्टम का कमाल। फरागोगी की जो सारी इन्वेस्टिगेशन, जो सारी करप्शन की डिटेल्स आई हैं, उसको बेस बना के बुशरा बीबी की गिरफ्तारी भी हो सकती है। और क्योंकि ये उनकी मिली भगत से हुआ, तो ये साबित हो रहा है, कोई एविडेंसेस हैं? नहीं, देखें बात ये है कि एक और हमारा बड़ा बदकिस्मती की बात ये है कि हम अपनी करप्शन की जस्टिफिकेशन की बजाय अगले की करप्शन का जिक्र करके अपने इशू को जो है वो अंडरमाइन करते हैं। और इसी वजह से प्रॉब्लम, अगर आप एक पार्टी से पूछे ना कि जी करप्शन, तो वो कहेगी मेरे सवाल छोड़ें, आप दूसरे पे जाएं, और दूसरा कहता है मेरे पे जाएं। और सफरन कौन है? पाकिस्तान का आम आदमी है और पाकिस्तान का सिस्टम है और पाकिस्तान का 60% वो यूथ है जो अब इसके देखिए मैं आपको चीज़ बताऊं, कुछ चीज़ों की कोरबोरेशन होती है और कुछ चीज़ों का परसेप्शन होता है। लॉ के अंदर परसेप्शन की कोई वैल्यू नहीं है जितनी देर तक कोरबोरेशन ना आए। अब अगर जो चीज़ एक सामने आई है, अल्टीमेट फैसला तो इन्वेस्टिगेशन ने करना है कि किस लेवल तक वो चीज़ है। जो वो डॉक्यूमेंट सामने आया है कि जिसके अंदर एक्नॉलेजमेंट डोनेशन आया है, अगर उस एक्नॉलेजमेंट डोनेशन के अंदर एक बंदा जो है, जो कैसा है, जो पब्लिक ऑफिस होल्डर है, उसकी वाइफ है और उसके साथ अगर उसका कनेक्शन हुआ है तो एक्नॉलेजमेंट आया ना। अगर वो चीज़ उसकी आई है और अगर उसके बाद जो सारे परसेप्शन पे बात करते हैं, हाँ एक चीज़ ये है, वो ये है कि हर एक को मौका मिलना चाहिए। और दूसरा ये है कि बजाय ये है कि आप दूर बैठ के आप आएँ उस इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन करें और उसके अंदर करें। लेकिन एक चीज़ इसके अंदर ये है कि पाकिस्तान का जो सिस्टम है वो करप्शन को कंट्रोल करने का वो मुकम्मल तौर पर फेलियर हो चुका है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच हाफिज एहसान साहब। शेख शाहीन साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम से नाज़रीन में से कोई इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।